अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ लेक्चर 2 ऑफ द एंटी माइक्रोबैक्टीरियल ड्रग्स। हमने फर्स्ट पार्ट में स्टडी किया था फर्स्ट लाइन ड्रग्स के बारे में जो कि ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट यूज़ होती हैं, जिसमें हमने स्टडी किया था रिफेम्पिन के बारे में, आइसोनियाज़िड के बारे में, पायराज़िनामाइड के बारे में, ईथेम्ब्यूटोल के बारे में। सो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे ऑल्टरनेटिव ड्रग्स के बारे में, जिनको हम सेकेंड लाइन ड्रग्स भी कहते हैं। अगर हमारे पास माइक्रोबैक्टीरियल रेजिस्टेंस डेवलप कर ले अगेंस्ट फर्स्ट लाइन ड्रग्स, तो हम सेकेंड लाइन ड्रग्स यूज़ करते हैं। उनके नेम स्टडी करेंगे, उनके बारे में इंपॉर्टेंट चंक्स स्टडी करेंगे जो हमारे पास मिनी कैंसिंग में अवेलेबल है। सेकेंडली हम स्टडी करेंगे ड्रग रेजिमेंट्स के बारे में, और थर्डली हम स्टडी करेंगे उन ड्रग्स के बारे में जिनको हम लोग लेप्रेसी के अगेंस्ट यूज़ कर सकते हैं, जिसको हमारे पास, और फोर्थली हम स्टडी करेंगे उन ड्रग्स के बारे में जो हम लोग यूज़ करते हैं नॉन ट्यूबरकुलस माइक्रोबैक्टीरिया के अगेंस्ट। सो स्टे ट्यून्ड। और एक बात और, मैं मैनी कैल्सियम के चैप्टर्स के लास्ट पर जो एमसीक्यूज दिए जाते हैं, मैं वो भी आपके साथ आज डिस्कस करूँगी, क्योंकि अब से पेपर एमसीक्यूज पेपर है, तो हम कोशिश करेंगे कि एमसीक्यूज पे हमारी ग्रिप ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि हम अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकें। सो मूविंग ऑन टू द ऑल्टरनेटिंग ड्रग्स। अच्छा जी, फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि इन ड्रग्स को तब यूज़ किया जाता है जब हमारे पास फर्स्ट लाइन ड्रग्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इन सबके नेम्स बता देती हूँ। इसमें हमारे पास अमीकासिन आ जाती है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन या ओफ्लॉक्सासिन जो कि फ्लोरोक्विनोलॉन्स है। इथियोनामाइड आ जाती है, पीएमाइनोसैलिसाइलिक एसिड आ जाता है। नेक्स्ट कैप्रियोमाइसिन आ जाता है, और लास्ट पर हमारे पास आ जाता है साइक्लोसिरीन एंड बेडाक्विलीन। ठीक है, इनके बारे में मेरी कैजिंग में बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स गिवन है, और हमने हर पॉइंट को कवर करना है। इस बात को आपने कंसीडर करना है। अमीकासिन जो है वो टीबी की ट्रीटमेंट में यूज़ होती है। वो टीबी जिसको स्ट्रेप्टोमाइसिन रेजिस्टेंट या एमडीआर माइक्रोबैक्टीरियल स्ट्रेन्स कॉज करते हैं, यानी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट माइक्रोबैक्टीरियल स्ट्रेन्स, या वो स्ट्रेन्स ऑफ माइक्रोबैक्टीरिया जो स्ट्रेप्टोमाइसिन रेजिस्टेंट है। ठीक है, ना तो इन पे स्ट्रेप्टोमाइसिन काम कर रही है, ना ही उन पे फर्स्ट लाइन ड्रग्स काम कर रही है। देन आ जाता है सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंड ओफ्लॉक्सासिन। ये यूज होता है इन कॉम्बिनेशन विद फ्लोरोक्विनोलॉन्स। ठीक है, एंड विद अदर फ्लोरोक्विनोलॉन्स। इथियोनामाइड जो है ये कॉन्जीनर है आईएनएच का, यानी आइसोनियाजिड का। इसके अगेंस्ट कोई क्रॉस रेजिस्टेंस नहीं है। ये जीआई इरिटेशन कॉज करवाता है, और इसके एडवर्स न्यूरोलॉजिक इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, फिर आ जाता है हमारे पास पी अमाइनो सेलिसाइलिक एसिड। ये जीआई इरिटेशन कॉज करवाता है, पैप्टिक अल्सरेशन कॉज करवाता है। देन ये हमारे पास हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कॉज करवाता है, और इसके इफेक्ट्स जो है हमारे पास किडनी, लिवर और थायराइड फंक्शंस पे नजर आते हैं हमें। कैप्रियोमाइसिन जो है वो हमारे पास ऑटोटॉक्सिसिटी कॉज करवाता है एंड रीनल डिसफंक्शन कॉज करवाता है। साइक्लोसिरीन जो है ये पेरिफेरल नेफ्रोपैथी कॉज करवाती है, और साथ में हमारे पास सीएनएस डिसफंक्शन कॉज करवाती है। लास्ट में हमारे पास आ जाता है बेडाक्विलीन। जो बेडाक्विलीन है ये इनहिबिट करती है एटीपी सिंथेज को। इट इज़ अप्रूव्ड फॉर टीबी रेजिस्टेंट टू बोथ आइसोनियाजिड एंड रिफेम्पिन। इसके एडवर्स इफेक्ट के लिए एक निमोनिक है नाच, दैट्स वेरी फनी, बट मैंने इसको ऐसे ही बनाया था। एन फॉर नोजिया, ए फॉर आर्थ्रेल्जिया, सी फॉर कार्डियोटॉक्सिसिटी, एच फॉर हेडेक एंड एच फॉर हिपैटोटॉक्सिसिटी। One H for headache and the other H for hepatotoxicity. That was all about the alternative drugs. Next हम पढ़ेंगे ड्रग रेजिमेंट्स के बारे में, कि किस केस में और कब हम किस तरह से ड्रग्स को यूज़ करते हैं। कभी 2 ड्रग्स का कॉम्बिनेशन है तो कितने मंथ्स के लिए यूज़ करेंगे, कौन सी ड्रग का कॉम्बिनेशन कितने मंथ्स के लिए हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग रेजिमेंट्स। स्टैंडर्ड रेजिमेंट जिसको हम एम्पेरिक ट्रीटमेंट कहते हैं वो 2 तरह से है। अगर आइसोनियाजिड के अगेंस्ट रेजिस्टेंस किसी भी माइक्रोबैक्टीरिया के लेस देन 4% है, तो हम लोग 3 ड्रग्स को यूज़ करेंगे, आइसोनियाजिड, रिफेम्पिन और पायराजिनामाइड। लेकिन अगर पर्सन ससेप्टेबल है और HIV नेगेटिव है, सॉरी यहाँ पे एक बात आपने याद रखनी थी कि पर्सन जो है उसके अंदर INH रेजिस्टेंस लेस देन 4% है और वो HIV नेगेटिव है, तो हम INH यानी आइसोनियाजिड, रिफेम्पिन और पायराजिनामाइड को यूज़ करेंगे। और हम ये 6 मंथ का रेजिमेंट होगा हमारा। फर्स्ट 2 मंथ्स हम लोग 3 ड्रग्स लेंगे, और 2 महीने के बाद हम पायराजिनामाइड को डिसकंटिन्यू कर देंगे, और अगले 4 महीने 2 ड्रग रेजिम जो है कंटिन्यू होगी। जैसा कि यहाँ लिखा है कि पायराजिनामाइड डिसकंटिन्यू आफ्टर 2 मंथ्स, ट्रीटमेंट कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट 4 मंथ्स विद अ 2 ड्रग रेजिम। ऑल्टरनेटिव रेजिमेंट्स में हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, आइसोनियाजिड को रिफेम्पिन के साथ यूज़ कर सकते हैं 9 महीने के लिए, या हम आइसोनियाजिड को ईथेम्ब्यूटोल के साथ यूज़ कर सकते हैं 18 महीनों के लिए। नेक्स्ट बात ये है
कि अगर हमारे पास आइसोनियाजिड की रेजिस्टेंस हायर देन 4% है तो हम आइसोनियाजिड यूज़ नहीं करेंगे, हम रिफेम्पिन यूज़ करेंगे, पायराजिनामाइड यूज़ करेंगे, ईथम्ब्यूटॉल या स्ट्रेप्टोमाइसिन यूज़ करेंगे 6 महीनों के लिए। ठीक है। अब मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस स्ट्रेन्स वो होती हैं जिनके अंदर आइसोनियाजिड रिफेम्पिन दोनों के अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो कर रहे होते हैं, और इनके केस में हम ट्रीटमेंट 3 या मोर ड्रग रेजिमेंट्स के साथ करते हैं। यानी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस स्ट्रेन्स जो कि आइसोनियाजिड और रिफेम्पिन दोनों के अगेंस्ट रेजिस्टेंट होती हैं, उनमें हम 3 ड्रग या 3 से ज़्यादा ड्रग्स को इकट्ठा यूज़ करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं ड्रग्स फॉर द लेप्रेसी। लेप्रेसी के लिए हमने लेक्चर के स्टार्ट में, फर्स्ट लेक्चर के स्टार्ट में पढ़ा था कि हम लोग सल्फोन्स को यूज़ करते हैं जिसमें हमारे पास डेप्सोन आ जाता है। ठीक है। तो डेप्सोन का दूसरा नाम है डायअमाइनोफिनाइल सल्फोन। इसकी क्लिनिकल यूजेस को देखें तो इट इज़ मोस्ट एक्टिव ड्रग अगेंस्ट लेप्रेसी। ठीक है। जिसका माइकोबैक्टीरियम लेप्राई कॉज करवाता है। इट इज़ ऑल्टरनेटिव ड्रग फॉर द न्यूमोसिस्टिस जिरोविसाई इन एड्स पेशेंट। ठीक है। न्यूमोसिस्टिस जिरोविसाई के अगेंस्ट एड्स के पेशेंट में जो भी इन्फेक्शन कॉज हो रहा होगा उसके अगेंस्ट जो ऑल्टरनेटिव ड्रग है वो डेप्सोन है। इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स को देख लेते हैं तो इसको हम ओरली लेते हैं। ठीक है। ओरली लेने के बाद ये हमारे पास पेनिट्रेट कर जाती है टिश्यूज़ में बहुत अच्छे तरीके से। इट अंडरगोज एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन, इट इज़ एलिमिनेटेड इन द यूरिन एंड पार्शली एज एसिटाइलेटेड मेटाबोलाइट। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में ये इनहिबिट करती है फॉलिक एसिड की सिंथेसिस को। ठीक है। और उसके बाद रेजिस्टेंस कब होती है? जब यूज इन कॉम्बिनेशन विद रिफेम्पिन और क्लोफेजिमीन ड्यू टू रेजिस्टेंस। अगर आप इसको अकेला यूज करोगे तो माइकोबैक्टीरिया रेजिस्टेंस डेवलप कर लेंगे। इसीलिए आपने जब भी इस ड्रग को यूज करना है तो यू शुड ऑलवेज यूज विद रिफेम्पिन और क्लोफेजिमीन। एडवर्स इफेक्ट्स में जीआई इरिटेशन कॉज करती है, फीवर, स्किन रैश, मैथ हीमोग्लोबिनीमिया और हिमोलिसिस कॉज करती है उन पेशेंट्स में जिनमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस की डेफिशिएंसी होती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एस्टेप्सोन। ठीक है। एस्टेप्सोन इज द रिपोजिटरी फॉर्म ऑफ द डेप्सोन जो प्रोवाइड करता है इनहिबिटरी कंसेंट्रेशन सेवरल मंथ्स के लिए, मतलब इसका लॉन्गर हाफ लाइफ है, लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है। अदर एजेंट्स में क्लोफेजिमीन आ जाता है हमारे पास, जो एक फेनाजिन डाई है जो यूज किया जाता है इन कॉम्बिनेशन विद डेप्सोन। इंटरेक्ट करता है डीएनए के साथ, कॉज करता है जीआई इरिटेशन और स्किन डिस्कलरेशन कराता है रेड ब्राउन टू ब्लैक। ये एमसीक्यूज है, ये आपने याद रखने की क्लोफेजिमीन जो है वो स्किन डिस्कलरेशन भी कॉज करवाता है। लास्टली जो आज के टॉपिक में है वो है हमारे पास ड्रग्स दैट आर एक्टिव अगेंस्ट द नॉन ट्यूबरकुलस माइकोबैक्टीरिया। ठीक है। जिसमें हमारे पास माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स आ जाता है, माइकोबैक्टीरियम मैरिनम आ जाता है, माइकोबैक्टीरियम अल्सरेंस आ जाता है। अब देखें, माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स जो है ये हमारे पास डिससेमिनेटेड इन्फेक्शन कॉज करवाता है एड्स के पेशेंट में। ठीक है। तो इसकी प्रोफाइलैक्सिस के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? क्लेरिथ्रोमाइसिन या एजिथ्रोमाइसिन यूज़ करते हैं विद और विदाउट रिफाब्यूटिन उन पेशेंट्स में जिनमें CD4 काउंट जो है वो लेस देन 50 पर माइक्रोलीटर होता है। ठीक है। ट्रीटमेंट के लिए हम एजिथ्रोमाइसिन या क्लेरिथ्रोमाइसिन को ईथम्ब्यूटॉल या रिफाब्यूटिन के साथ यूज़ करते हैं। अब प्रोफाइलैक्सिस और ट्रीटमेंट को आपने देख लेना कि प्रोफाइलैक्सिस में हमने क्लेरिथ्रोमाइसिन या एजिथ्रोमाइसिन यूज़ करनी है। हम रिफाब्यूटिन यूज़ भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, लेकिन ट्रीटमेंट के लिए हमने एजिथ्रोमाइसिन या क्लेरिथ्रोमाइसिन के साथ ईथम्ब्यूटॉल और रिफाब्यूटिन दोनों को यूज़ करना है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास माइकोबैक्टीरियम मैरिनम और माइकोबैक्टीरियम अल्सरेंस। इनके ट्रीटमेंट के लिए हम इथेम्ब्यूटॉल, आइसोनियाजिड और रिफेम्पिन को यूज़ करते हैं, या फिर हम सेकेंड लाइन एजेंट्स को यूज़ करते हैं जिसमें हमारे पास एमिकासिन आ जाती है, या हम सेफेलोस्पोरिन को यूज़ करते हैं, फ्लोरोक्विनोलॉन्स को यूज़ करते हैं, मैक्रोलाइड्स को यूज़ करते हैं, या फिर हम टेट्रासाइक्लिन्स को यूज़ करते हैं। सो गाइज दैट वाज ऑल अबाउट द एंटी माइकोबैक्टीरियल ड्रग्स। लास्ट हमारे पास रह गए इनके एमसीक्यूज, हम उनको भी डिस्कस करेंगे। सो मूविंग ऑन टू द एमसीक्यूज। सो हम एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। अच्छा, सबसे पहला एमसीक्यूज है, अब मैं सारा एमसीक्यूज रीड नहीं करूँगी क्योंकि इनकी स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा लंबी है इस एमसीक्यूज की। मैं आपको डायरेक्ट बताती हूँ इसके अंदर क्या प्रेजेंट किया गया है। एक 45 ईयर ओल्ड होमलेस मैन है जो कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया। उसको फीवर है, वेट लॉस है और प्रोडक्टिव कफ है। चेस्ट एक्सरे पे राइट एपिकल इन्फिल्ट्रेटेड टीबी सस्पेक्ट किया गया है। उसे एम्पैरिक ट्रीटमेंट दी गई है आईएनएच, रिफेम्पिन और पायराजिनामाइड की। अब क्वेश्चन ये है कि हमने इतने सारे ड्रग्स को इकट्ठे क्यों दिया टीबी के पेशेंट में? अब हमें पता है कि अगर हम एक ड्रग यूज़ करेंगे तो अक्सर ये पॉसिबल है, होता है ऐसा कि हमारे पास जो माइकोबैक्टीरिया है वो रेजिस्टेंस डेवलप कर लेता है अगेंस्ट दैट स्पेसिफिक ड्रग।
तो डिले करने के लिए या प्रिवेंट करने के लिए इमरजेंस ऑफ रेजिस्टेंस को हम लोग क्या करते हैं, ड्रग्स को कॉम्बिनेशन में देते हैं। सेकेंड क्वेश्चन ये कहते हैं कि एक विमेन साउथ ईस्ट एशिया के से बिलोंग करती है, स्टे कर रही है यूनाइटेड स्टेट्स में 3 महीने से, ठीक है। तो आगे उसको बताया गया, उसकी सिम्टम्स बताए गए हैं कि उसको पुअर एपिटाइट है, वेट लॉस है, ठीक है, और वो तकरीबन 1 महीने से बेहतर महसूस नहीं कर रही। आगे लेबॉर्ट्री वैल्यू ये शो करती हैं कि वाइट काउंट जो है, वाइट काउंट है 12,000 पर माइक्रोलीटर और हेमाटोक्रिट 33% है। चेस्ट एक्स से ये शो करता है कि चेस्ट एक्स से फिल्म रिवील करती इनफिल्ट्रेट इन द लेफ्ट अपर लोब और पॉसिबल कैविटी भी। अब हमको पता है कि कैविटी जो है वो हमारे पास ज़्यादातर अपीयर होती है, उसके अंदर हमारे पास टीबी के अंदर हमें कैविटीज़ नज़र आती हैं, ठीक है। अब देखें, ग्राम स्टेन स्मीयर और स्पुटम ने मिक्स्ड फ्लोरा शो किया, लेकिन कोई डोमिनेंस नहीं है, कोई स्पेसिफिक डोमिनेंस नहीं है। लेकिन जो एसिड फास्ट स्टेन है उसने रिवील किया थिन रॉड्स ऑफ पिंकिश ह्यू, ठीक है। और डायग्नोसिस किसका बनाया गया है, पल्मनरी ट्यूबरक्लोसिस का। स्पुटम को सेंड किया लेबोरेटरी में कल्चर के लिए। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, नेक्स्ट स्टेप है कि एट दिस पॉइंट, ठीक है, द मोस्ट अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। अब देखें, कैविटी डेवलप हो चुकी है और उसके अलावा हमारे पास वाइट काउंट भी और हेमाटोक्रिट गिवन है, वो हमने देख लिया है। तो इस केस में सबसे बेस्ट चॉइस ये होगी कि पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करो और 4 एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स के लिए, मतलब कम्बिनेशन में ड्रग्स को यूज़ करो। ये हमारे पास सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट होगी। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ। विच ड्रग रेजिमेन शुड बी इनिशिएटेड इन दिस पेशेंट व्हेन ट्रीटमेंट स्टार्टेड। जब ट्रीटमेंट को स्टार्ट किया गया तो कौन से ड्रग्स को हमने यूज़ करना है, वही फर्स्ट टाइम एंटी ट्यूबरकुलस ड्रग्स को, इथेम्बिटोल, आइसोनियाजिड, पायराजिनामाइड एंड रिफैम्पिन, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कि विच स्टेटमेंट कंसर्निंग द पॉसिबल यूज ऑफ आइसोनियाजिड इन दिस पेशेंट इज फॉल्स। अब हमने आइसोनियाजिड के बारे में पढ़ा था, कुछ फास्ट एसिटाइलेटर्स होते हैं और कुछ स्लो एसिटाइलेटर्स होते हैं। जो फास्ट एसिटाइलेटर्स होते हैं उनके अंदर ड्रग का लेवल बहुत जल्दी बॉडी में यानी प्लाज्मा में कम हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो स्लो एसिटाइलेटर्स होते हैं उनके अंदर जो ड्रग की हाफ लाइफ होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स हमने स्टडी किया था। तो इसमें क्या फॉल्स है, फास्ट एसिटाइलेटर्स जो हैं लोअर मेंटेनेंस डोजेज आर नीडेड। अब फास्ट एसिटाइलेटर्स के लिए ज़्यादा मेंटेनेंस डोज चाहिए होगी हमें, हम बाकी को भी स्टडी करते हैं। पेशेंट शुड टेक, फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, डिस्निया, फ्लशिंग, पैल्पिटेशन, स्वेटिंग में अकर आफ्टर इंजेक्शन ऑफ टायरामिन कंटेनिंग फूड्स, दैट्स ट्रू। पेरिफेरल न्यूराइटिस में अकर ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, ये हमने पढ़ा था कि उसके एडवर्स इफेक्ट्स में कि ये पेरिफेरल न्यूराइटिस कॉज करता है। पाइरोडॉक्सिन साथ हमने डेली लेने क्योंकि ये उसके एब्जॉर्प्शन को और उसके इफेक्ट को कम करता है। द रिस्क ऑफ पेशेंट डेवलपिंग हेपेटाइटिस फ्रॉम INH इज लेस देन 2%, दीज ऑल आर करेक्ट। द फर्स्ट स्टेटमेंट सिर्फ यही है कि फास्ट एसिटाइलेटर्स में लोअर मेंटेनेंस डोज चाहिए, जबकि हमें फास्ट एसिटाइलेटर्स में ज़्यादा डोज चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। ऑन हर रिलीज फ्रॉम द हॉस्पिटल द पेशेंट इज एडवाइज टू रिलाई solely on oral contraceptive to prevent pregnancy because they may be less effective while she is being maintained on antimicrobial drugs. अब उन्होंने पूछा द एजेंट मोस्ट लाइकली टू इंटरफेयर विद एक्शन ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव कौन है, ठीक है। हमने पढ़ा था रिफेम्पिन के बारे में, उसके ड्रग इंटरेक्शन में, मैं आपको दिखा देती हूँ 1 मिनट। सो यहाँ हमने स्टडी किया था रिफेम्पिन के अंदर, ठीक है। ये रिफेम्पिन के अंदर हमने पढ़ा था कि ड्रग इंटरेक्शन में ये हमारे पास क्या करती है, इंक्रीज करती है, इनहैंस करती है एलिमिनेशन रेट ऑफ मेनी ड्रग, जिसमें हमारे पास कॉन्ट्रासेप्टिव स्टीरॉइड्स भी आ गए थे, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जब वो हॉस्पिटल से रिलीज हो तो वो कॉन्ट्रासेप्टिव स्टीरॉइड्स पे ना रिलाई करे, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव स्टीरॉइड्स पे ना रिलाई करे, क्यों। और उनका क्वेश्चन ये कि कौन सा एजेंट, विच एजेंट इज मोर लाइकली टू इंटरफेयर विद द एक्शन ऑफ द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। तो वो हमने पढ़ लिया कौन सा होगा, रिफेम्पिन। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, ये हमने पढ़ा है। इस क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कि एक पेशेंट है जिसे एड्स है और उसका CD काउंट जो है ना, CD4 काउंट वो लेस देन ऑफ उसका जो CD4 काउंट है वो 100 पर माइक्रोलीटर है, उसको परसिस्टेंट फीवर और वेट लॉस है, और उसको इन्वेजिव पल्मोनरी डिजीज है, किसकी वजह से, माइक्रोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स की वजह से, ठीक है। माइक्रोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स की वजह से उसे क्या है, मैक की वजह से है। तो अब उसे कौन सी ट्रीटमेंट दोगे, हमने पढ़ा कि इनकी ट्रीटमेंट के लिए हम क्या यूज करेंगे, एजिथ्रोमाइसिन या क्लेरिथ्रोमाइसिन अलॉन्ग विद इथेम्ब्यूटोल एंड रिफाब्यूटिन। सो दैट इज द आंसर, हम क्या यूज करेंगे, स्टार्ट ट्रीटमेंट विद कॉम्बिनेशन ऑफ एजिथ्रोमाइसिन, इथेम्ब्यूटोल एंड रिफाब्यूटिन। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये देखें, हमने पढ़ा था कि आई गेस आइसोनियाजिड में हमने ये बात पढ़ी थी
कि जब हमारे पास 8 घंटे से ज़्यादा कॉन्टैक्ट हो उस पेशेंट के साथ जिसके अंदर हमारे पास जिसको टीबी है, तो हमने प्रोफाइलैक्सिस के लिए क्या यूज़ करनी होती है? आइसोनियाज़िड यूज़ करनी होती है। तो ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। एक 10 साल का बच्चा जिसे अनकॉम्प्लिकेटेड पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है, उसे हॉस्पिटलाइज़ किया गया, बाद में उसे ट्रीट किया गया, बाद में उसे घर पे भेज दिया गया। अब घर पे वो आइसोनियाज़िड, रिफेम्पिन और ईथैम्ब्यूटल ले रहा है। तो स्टेटमेंट के हिसाब से इन आंसर्स में से कौन-सा करेक्ट है? अब ऑडिटरी फंक्शन टेस्ट हमने नहीं करवाना क्योंकि कोई भी ड्रग हमारे पास ऑटोटॉक्सिसिटी कॉज नहीं कर रही है। हिज मदर हु टेक्स केयर ऑफ हिम डज नॉट नीड आईएनएच प्रोफाइलैक्सिस। आईएनएच की ज़रूरत है क्योंकि वो हमेशा उस बच्चे के साथ कॉन्टैक्ट में रहेगी जिसको ट्रीटमेंट अभी चल रही है। तो हमारे पास ये चांसेस हैं कि उसकी मदर को बीमारी हो सके। तो दिस वन इज ऑल्सो फॉल्स। मूविंग ऑन टू द डी, हम सी को बाद में डिस्कस करें बिकॉज दैट्स द करेक्ट आंसर। डी इज polyarthralgia is the potential adverse effect of the drugs the boy is taking. That's false क्योंकि कोई भी ड्रग हमारे पास एंटी ट्यूबरकुलस फर्स्ट लाइन ड्रग में से कोई भी ऐसे ड्रग्स नहीं है जो पोलीआर्थ्रेल्जिया कॉज करे। क्योंकि जो ड्रग्स इस बच्चे को दी जा रही है उसमें आइसोनियाजिड है, रिफेम्पिन है और ईथेम्ब्यूटल। और पोलीआर्थ्रेल्जिया जो है वो एक ही ड्रग कराती है जिसका नाम है पायराजिनामाइड। ठीक है, वो करवाती है हमारे पास नॉन गाउटी पोलीआर्थ्रेल्जिया। तो पोलीआर्थ्रेल्जिया इन तीनों ड्रग्स में से आइसोनियाजिड, रिफेम्पिन और ईथेम्ब्यूटल में से कोई भी नहीं करा रहा। फिफ्थ आ जाता है द पोटेंशियल नेफ्रोटॉक्सिसिटी ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड ड्रग्स वारंट्स पीरियोडिक असेसमेंट ऑफ द रीनल डिसफंक्शन। दैट इज नॉट करेक्ट। सो द ओनली ऑप्शन दैट इज करेक्ट इज कि 3 year-old सिबलिंग शुड रिसीव आईएनएच प्रोफाइलैक्सिस। उसको आइसोनियाजिड आपने देनी है ताकि ऐसा ना हो कि वो बच्चा जो है उसके अंदर क्या हो जाए, उसको भी अपने बड़े भाई के साथ रहने की वजह से, बिकॉज दे आर स्टेइंग इन द सेम होम, ठीक है, तो क्लोज कॉन्टेक्ट की वजह से उसको जो है वो ट्यूबरक्लोसिस कॉज हो जाए। ठीक है, तो इस बात का हमने खास तौर पर ख्याल रखना है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एमसीक्यूज। सो अच्छा जी, विच स्टेटमेंट अबाउट एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स इज एक्यूरेट? हम पांचों को स्टडी करेंगे। एंटी माइकोबैक्टीरियल एक्शंस ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन इन्वॉल्व इनहिबिशन ऑफ अरेबिनोसाइल ट्रांसफरेस। अच्छा, वो पहला पहला पॉइंट ये कह रहे हैं कि स्ट्रेप्टोमाइसिन का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि वो इनहिबिट करती है अरेबिनोसाइल ट्रांसफरेस को, जो कि गलत है। अरेबिनोसाइल ट्रांसफरेस को हमारे पास कौन सी ड्रग इनहिबिट करती है? ईथम्ब्यूटोल। क्रॉस रेजिस्टेंस ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस टू आइसोनियाजिड एंड पायराजिनामाइड इज कॉमन। That's false. Ocular toxicity of ethambutol is prevented by thiamine. No, that's not correct. Pyrazinamide treatment should be discontinued immediately if hyperuricemia occurs. That is also wrong. Resistance to ethambutol involves mutations in the EMB gene. ethambutol के अगेंस्ट माइकोबैक्टीरिया तब रेजिस्टेंस शो करेंगे जब माइकोबैक्टीरिया के EMB जीन के अंदर क्या आ जाएगी? म्यूटेशंस आ जाएगी। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So these are the last 2 MCQs. Once weekly administration of which of the following antibiotics has prophylactic activity against bacteremia caused by the mycobacterium avium complex in AIDS patient? हमने पढ़ा था M avium complex के अंदर हम क्लेरिथ्रोमाइसिन यूज करते हैं, एजिथ्रोमाइसिन यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ बात हो रही है कौन सी एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्टिव एक्टिविटी के लिए यूज होगी अगेंस्ट बैक्टीरियमिया। ठीक है, तो उसमें कौन सी ड्रग यूज होगी हमारे पास? एजिथ्रोमाइसिन। But the question arises, but why clarithromycin can't be used? So the answer to this question is very simple. The answer is that कि clarithromycin जो है वो हमारे पास जो है उसके लिए डेली एडमिनिस्ट्रेशन करनी पड़ती है बिकॉज उसकी हाफ लाइफ कम है। लेकिन एजिथ्रोमाइसिन जो है वो वंस वीकली एडमिनिस्ट्रेशन के बाद बहुत अच्छे से हमारी बॉडी के लिए अंदर लॉन्गर टाइम के लिए स्टे करेगी बिकॉज इट्स हाफ लाइफ इज 3 to 4 days। तो वंस वीकली एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एजिथ्रोमाइसिन जो है वो ज़्यादा बेहतर है एज कंपेयर टू द क्लेरिथ्रोमाइसिन। सो द लास्ट MCQs is here. It says risk factors for multi-drug resistance tuberculosis include a history of treatment tuberculosis without rifampin. That's correct. Recent immigration from Asia and living in an area of over 4% isoniazid resistance, जैसे हमने पहले स्टडी किया बिल्कुल सेकंड MCQs के अंदर। Recent immigration from Latin America, residency in the regions where isoniazid resistance is known to exceed 4%, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन ये है कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस के लिए रिस्क फैक्टर्स कौन से हैं? तो ये सारे ही रिस्क फैक्टर्स हैं। इन सारे केसेस में हमारे पास मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स जो हैं वो ट्यूबरक्लोसिस को कॉज करवा सकती है और इस तरह का ट्यूबरक्लोसिस कॉज हो सकता है जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस हो, जिसके लिए हमें बाद में सेकेंड लाइन एजेंट्स यूज करने पड़े। सो थैंक यू सो मच, दैट वाज ऑल अबाउट द
lecture number 2 of the antimicrobial drugs, and that was all about that chapter. So we have studied all the main drugs, all the first line drugs, all the second line drugs, all the drugs for the Mycobacterium leprae, and as well as the drugs for the Mycobacterium avium complex, the non-tuberculous mycobacteria. We have done the MCQs, so don't forget when you do the chapter, always do the MCQs along with this, because इससे आपकी grip MCQs पे अच्छी होगी, and you know that the chapter that the exam is all about the MCQs. So जितनी आपकी grip MCQs पे अच्छी होगी, the more marks you will achieve. So that was all about today's lecture. Everybody, lecture को अच्छे से देखें, लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें. Thank you so much.